बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 9 करेंगे बायो 101 का। टॉपिक नंबर 23 और 24 ये हम इसमें कवर करेंगे। आज हम लोग ने थोड़ा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। वो माइटोसिस मियोसिस वाले जो है ना टॉपिक्स वो हो चुके हैं आपके कंप्लीट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा आपको ना इसमें चीज़ें थोड़ी याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो और दूसरी बात ये कि किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो बिला झिझक आप ग्रुप में जो है वो आके पूछ लिया करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिस सब्जेक्ट के आप लोगों को लेक्चर्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे सब्जेक्ट्स की प्ले लिस्ट के लिंक है। आप लोग वहाँ से जो है ना वो लेक्चर्स ले सकते हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 23 को हम लोग लेके चलते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हम लोग बात करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी होती है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो जीन्स से रिलेटेड होते हैं। उन्हीं मॉलिक्यूल से जीन्स की चीज़ें बनती हैं। उन्हीं मॉलिक्यूल से ना एक विरासती एक जीन्स जो है ना यानी कि आगे पास ऑन होके जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है इनको हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए समझ आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ज़्यादा लोगों को आगे शेयर भी करना है। अच्छा, आज के दौर में अगर हम लोग देखें ना तो हमारी जो दुनिया है, ठीक है, उसमें दो तरह की रेवोल्यूशंस हो रही हैं। एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप लोग देखें कि ये मीडिया और ये इंटरनेट वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेक्नोलॉजी में जो है ना वो रेवोल्यूशन हो रही है। दूसरी जो रेवोल्यूशन हो रही है वो हो रही है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। यानी कि जो जीन्स के थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, जिन मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करके अब तो आर्टिफिशियली भी जो है ना वो पौधे वगैरह जैसे उनको पेमेंट किया जाता है। जो एनिमल्स में मुख्तलिफ वेरिएशंस की जाती हैं मॉलिक्यूल्स के थ्रू, ये सारा कुछ जो है ना ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थ्रू ही होता है। ये दोनों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ये दोनों ही डील करती हैं, इंफॉर्मेशन को हैंडल करती हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वजह से बायोलॉजिकल साइंसेस में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आई है, तरक्की आई है। स्पेशली हेल्थ साइंसेस में और एग्रीकल्चर साइंसेस में इससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोग्रेस हुई है इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थ्रू। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ही है कि आर्टिफिशियल लेवल से शीप भी बनाई गई है। भेड़ जो होती है ना वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई है। और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ही वजह से आप लोग देखते हैं ना कि प्लांट्स, ये जो फ्रूट्स डिफरेंट किस्म के जो कि नेचुरल तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से वो उगाए जाते हैं, ये सारी क्या है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आती है। ये आप लोग ये जो देखते हैं कि ये जो चिकन वगैरह होता है ये कैसे, ये एक जो होता है ना ये एक चूजे को 40 दिन के अंदर अंदर के इतना बड़ा मुर्गा बना देते हैं, वो भी सारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ही वो सारा उसमें आता है। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की क्या है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स की जितनी भी सीक्वेंस होती है ना जो इंसान के जीनोम में होती है। जीनोम का मतलब ये होता है कि वो जो एक पूरा जीन्स का एक पूरा जो सिस्टम होता है जो इंसान के अंदर मौजूद होता है, उसमें जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल्स की सीक्वेंस होती है सारी सीक्वेंस का पता चल गया था 2003 में। ठीक है, तो फिर एक थ्योरी बनाई गई थी साइंस ने, फिर सारी की सारी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी इंसान को बनने में या बनाने में, वो सारी की सारी साइंस के पास अब अवेलेबल है। लेकिन ज़्यादातर 3500 से ज़्यादा जीन्स हैं ऐसे जो कि अभी तक राज में हैं, अभी तक उनके बारे में पता नहीं चल सका। एक दूसरा जो मेन एरिया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वो ये है कि इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा हुआ है। न्यू वेराइटीज़ जो है वो हमें देखने को मिली हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट्स बनाए जो उगाए जाते हैं, और एनिमल्स में भी आर्टिफिशियल तरीकों के थ्रू वेरिएशंस की जाती हैं, और एग्रीकल्चर में जो है इसका वो यूज़ किया जाता है। आप लोग यहाँ से इमेजिन लगा लें कि ये सब्जेक्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इसका कितना ज़्यादा स्कोप है और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना ज़्यादा ये रोल प्ले करता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा एक IT का पूरे हमारे मुल्क में भी ना, एक तो IT का ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो फील्ड है वो सारी उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और अगर आप लोग बायोलॉजिकल साइंसेज में देखें ना तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, आगे हम लोग ये देखते हैं हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्लो क्या होती है। देखें जो लाइफ होती है ना वो खुद उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो खुद को रिप्रोड्यूस करती है। लाइफ रुकती नहीं है ना, खुद ही वो चलती रहती है। जिंदगी जो है एक जिंदा चीज़ अपने जैसे ही एक और जिंदा चीज़ को वो जो है ना वो रिप्रोड्यूस कर लेती है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जानदारों की ही खसूसियत है कि वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स अगली जनरेशन को पास ऑन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फ्लो करती है, और ये कैसे फ्लो होती है, जीन्स के थ्रू फ्लो होती है। एक इंसान के अंदर जो जीन्स होते हैं वही इंफॉर्मेशन सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स लेके अगले ऑर्गेनिजम्स में वो जीन्स ट्रांसफर होते हैं, तो वो साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है ना वो ट्रांसफर हो जाती हैं। क्रोमोसोम थ्योरी है इसकी हेरिडिटी की, कि कैसे हेरिडिटी होती है, कैसे विरासत में जो है ना वो जीन्स मिलती हैं। क्रोमोसोम थ्योरी, वो क्रोमोसोम्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, वो ये कहते हैं कि जो जीन्स होते हैं ना वो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और यही जीन्स ये जिम्मेदार होते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रही होती हैं। जीन्स डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका जो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमैटिन मटेरियल भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है,
क्रोमैटिन मटेरियल यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल यानी कि ये सारा जो मटेरियल जो आपकी जीन्स वगैरह बनाना, उसको ट्रांसफर करना, ये सारा कुछ जो मटेरियल करता है कंट्रोल, वो यूकैरियोट्स जो होते हैं ना, उनके सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था ना कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस की तरह का एक रीजन होता है, न्यूक्लियर रीजन होता है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर रीजन में पाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल वैसे हमें विजिबल नहीं होता इंटरफेज में, यानी कि वो फेज जहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करता, सेल रेस्ट फेज में होता है, उस वक्त हमें क्रोमैटिन मटेरियल नजर नहीं आता। ये तब नजर आता है जब सेल डिवीजन हो रही होती है ना, तो उस वक्त ये सारा क्रोमैटिन मटेरियल आपस में कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, ठीक है, तब हमें ये विजिबल होता है। फंक्शन क्या होता है जेनेटिक मटेरियल का? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जेनेटिक मटेरियल की। एक तो ये है कि ये खुद को रेप्लिकेट करता है। जेनेटिक मटेरियल अपने जैसा ही मटेरियल खुद बनाता है, डुप्लीकेट करता है। सेल्स को डुप्लीकेट करना ये जेनेटिक मटेरियल का ही काम होता है। उसके अलावा किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसको सारा चलाना ये भी जेनेटिक मटेरियल का काम होता है। ऑर्गेनिज्म को ये अलाउ करता है कि एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आती हैं तो उन चेंजेस के हिसाब से साथ साथ अडेप्टेशन करना, अडेप्ट करना, ये भी सारा जेनेटिक मटेरियल का ही काम होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं? क्रोमोसोम्स बनते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स जब इकट्ठे होते हैं ना, तो वो क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्रोमोसोम्स में डीएनए मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स, ये दो चीजें होती है। इसके यूं समझ लें कि इसके जो है ना ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में जो डीएनए होता है ना, वो प्रोटीन्स के इर्द गिर्द लिपटा हुआ होता है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं हिस्टोन्स और कुछ जो है ना वो दूसरे होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन का नाम है हिस्टोन्स। डीएनए जो है ना वो हिस्टोन्स या नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जुड़ता है और क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि डीएनए और जीन का थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। ये आप लोगों ने साथ साथ ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखते हैं डीएनए का और जीन का। डीएनए एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है और ये ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम्स में जो है ना ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ होता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए एक सर्कल की फॉर्म में होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में लंबा सा एक धागे की तरह लंबा सा जो है ना लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल होता है, लंबी लाइन की फॉर्म में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनका अपना सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स उनके होते हैं। जो जीन होता है ना वो क्या होता है? डीएनए की जो लेंथ होती है ना जो पूरी, उसको हम लोग कहते हैं जीन, जो कि पेप्टाइड और प्रोटीन्स जो होते हैं ना, ये मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको कोड करता है, उनसे जो है ना वो डीएनए बनाता है, ठीक है। जीन जो होता है ना वो हम लोग कह सकते हैं कि ये डीएनए का एक पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल जब माइटोसिस हो रही होती है तो माइटोसिस में जो एक प्रोफेज होता है उस वक्त क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जो केमिकल एनालिसिस से ये बात सामने आई है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें डीएनए और प्रोटीन, ये दो चीजें होती हैं। डीएनए जो होता है ना ये एक लंबा सा मॉलिक्यूल होता है, 2 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है और ये कॉन्टिन्यूसली हर क्रोमोसोम, जितना क्रोमोसोम लंबा होगा उतना ही लंबा उसके अंदर जो है ना वो डीएनए होगा। यानी कि क्रोमोसोम का जो सारा रीजन होता है ना उसके अंदर सारा डीएनए होता है, सारा वो स्कैटर हुआ होता है, उसके अंदर फैला हुआ होता है। केमिकल एनालिसिस ने ये भी बात जो है उससे बात ये सामने आई कि डीएनए जो है ना ये एसिडिक होता है नेचर में, यानी कि इसकी जरा जो नेचर होती है ना वो तेजाबी होती है, तेजाबियत होती है इसके अंदर। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रोमोसोम्स में डीएनए मॉलिक्यूल्स, हमने ये भी पढ़ चुके हैं पहले कि डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स के गिर्द लिपटे हुए होते हैं और इस तरीके से जो है ना वो क्रोमोसोम बनता है। जो इंसान का जो सेल है उसमें जो डीएनए होता है ना वो 6 फुट लंबा होता है और वो बिल्कुल पैक हुआ होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, और वो न्यूक्लियस माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि माइक्रोस्कोप के अलावा हमें नजर नहीं होता आता, ठीक है। एक इंसान का जो क्रोमोसोम होता है ना, ठीक है, डीएनए तो हमने ये देखा ना कि डीएनए जो है ना वो 6 फुट लंबा होता है, ठीक है। और डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम के अंदर होता है। और एक इंसान का जो क्रोमोसोम होता है ना वो 1.7 से लेके 8.5 सेंटीमीटर तक होता है। यानी कि क्रोमोसोम जो है वो इतना छोटा है, सिर्फ सेंटीमीटर्स में है, सिर्फ इतना छोटा क्रोमोसोम, और उसके अंदर 6 फुट लंबा डीएनए कैसे आ सकता है? ये इस वजह से कि वो कॉइलिंग होती है, सुपर कॉइलिंग होती है, रैपिंग होती है, लिपटा हुआ होता है, इकट्ठा होता है वो, ठीक है। क्रोमोसोम बहुत ही उसमें ना एक हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर होता है। कंडेंस मतलब कि बिल्कुल वो दबा हुआ स्ट्रक्चर होता है। जब आप किसी चीज को कॉइल कर देते हैं, लपेटते हैं, दबाते हैं, तो वो क्या होती है? वो चीज, धागा आप लोग दबाएं, वैसे तो धागा है एक नलकी के ऊपर कितना लंबा धागा होता है, लेकिन उसको जब आप लोग कॉइल करते हैं तो वो छोटा सा नहीं होता, नलकी छोटी सी होती है ना। वो यही बात कह रहे हैं कि जो क्रोमोसोम होता है ना वैसे तो कंडेंस होता है, लिपटा हुआ होता है सारे का सारा। अगर आप लोग इसको धागे की तरह खोलें तो ये एक फूल की तरह का स्ट्रक्चर हमें नजर आता है, लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं सोलिनाइड, ठीक है। और इस सोलिनाइड के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। इन छोटे छोटे यूनिट्स को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स।
न्यूक्लियोसोम जो होता है ना, ये लेंथ होती है डीएनए की कि जो है ना डीएनए की जो पूरी एक लेंथ होती है, जो एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो प्रोटीन्स के सेट के साथ कॉइल हुआ होता है, ठीक है, उसके साथ लिपटा हुआ होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। डीएनए एक हिस्टोन के गिर्द 2 दफा लिपटा हुआ होता है, ठीक है, और 200 बेस पेयर लॉन्ग होता है, यानी कि इसमें 200 जो है ना उसमें हिस्टोन्स आएंगे। 2 न्यूक्लियोसोम्स जो आपस में कनेक्ट होते हैं, वो कैसे कनेक्ट होते हैं, वो डीएनए के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लिंकर डीएनए, ठीक है। और लिंकर डीएनए जो होता है ना, ये इसमें जो है ना वो 80 बेस पेयर्स लॉन्ग होता है, यानी कि पेयर की फॉर्म में जो होता है ना, डीएनए भी होता है, सॉरी जो डीएनए की हम लोग बात करें ना, तो वो यानी कि उसमें ये होता है कि वो एक प्रोटीन की गिर्द इतना वो लिपटा हुआ होता है कि 8, अगर आप उसको खोले ना तो वो 8 बेस पेयर जितना लंबा होगा, यानी कि 8 जो डीएनए के और जो प्रोटीन के जो पेयर्स होते हैं उन 80 जो है ना वो पेयर जितना लंबा होगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आप लोग इसको याद करना है, इसमें ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग, मैं इसको ना थोड़ा आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। ये होता है डीएनए, ठीक है, डीएनए ऐसे होता है, ठीक है। वैसे तो वो सारा जो है ना वो क्रोमोसोम, ये हमें देखने को मिलता है ना कि क्रोमोसोम होता है ये इस तरीके से, ठीक है। अब क्रोमोसोम के अंदर हम लोगों ने देखा है कि क्रोमोसोम बनता कैसे है, डीएनए और प्रोटीन्स जो है ना वो दोनों मिलके जो है ना वो क्रोमोसोम बनाते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम होता है ना, ये इस तरीके से होता है, अगर आप लोग इसको खोले ना धागे की तरह, ये स्ट्रक्चर खुलता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा। ये जो एक धागा होता है इसको हम लोग कहते हैं सोलिनॉइड। सोलिनॉइड हमने बात की थी कि उसमें छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम होता कैसे है, ये जो गोल बॉल आप लोगों को नजर आ रही है ब्राउन कलर की, ये होता है हिस्टोन, और इस हिस्टोन के ऊपर 2 मरतबा डीएनए की ये जो धागा होता है ना, ये थ्रेड की तरह का डीएनए, ये जो है ना वो कॉइल हुआ होता है, लिपटा हुआ होता है, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोसोम बन गया। उसके बाद आगे आएगा डीएनए, एक और हिस्टोन पड़ा होगा, उसके गिर्द 2 दफा रैप होगा, ठीक है, फिर आगे जाएगा, ये 2 दफा रैप होगा। इस तरह ये मुख्तलिफ न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं, और ये सारे जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं कुल मिला के हम लोग इसको कहते हैं सोलिनॉइड, जो कि पूरा ये जो थ्रेड होता है इसको हम लोग कहते हैं सोलिनॉइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है ये होता है हिस्टोन, और ये जो है ना इसके ऊपर डीएनए रैप हुआ होता है। 2 हिस्टोन्स को आपस में डीएनए जो जोड़ता है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस ये बात आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, बाकी इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ही ये। अब आप लोगों ने ये जो टॉपिक थे ना, ये दोनों, इसको आपने याद करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको भूल भी सकती हैं, तो ये मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि जस्ट थोड़ा सा रीड कर ले, इसको आपने बैठ के जो है ना याद करना है, सही तरीके से अपने माइंड में बातें रखनी। इसमें से जो एमसीक्यूज है ना वो आप लोगों के मिक्सअप हो सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें आगे प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो रिकमेंड कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।